ठीक है। बच्चों कल हमने समूह 13 के तत्वों को प्रारंभ में पढ़ा था, जो पी ब्लॉक तत्व हैं, जिसको कि अपन ने बोरॉन कुल कहा था। आज उसी से आगे आवर्त सारणी में आप देखिए, ये जो तत्व 14वें समूह के तत्व हैं, 14वें समूह में तत्व आते हैं, कार्बन ग्रुप जिनको बोलते हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पी ब्लॉक तत्व में, क्योंकि पी ब्लॉक तत्व के जितने भी तत्व हैं वो सब उनमें एस का उपकक्ष, पी उपकक्ष, एफ उपकक्ष और डी और एफ होते हैं। उनकी संरचना कैसे होती है आप सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे। तो उन सारे जितने भी उपकक्ष हैं उनकी संरचना दी हुई है कि जिनमें कितने भाग होते हैं। जैसे एस में 1 है, पी में P1, P2, P3 होता है, और डी में 5 उपकक्ष होते हैं, और एफ के 7 उपकक्ष होते हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार से होती है। अब इसमें आवर्त सारणी में किस प्रकार से जो 14वां समूह है उसके 14वें जो अपना आवर्त सारणी आप सभी देख रहे हैं, इसके जो लैटिट्यूड मतलब जो आड़ी धारियां होती हैं वो उनके आवर्त कहलाती हैं, और जो खड़ी धारियां होती हैं उनको हम उनके वर्ग कहते हैं। वर्ग हमने कल वर्ग 13 के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने बोरॉन कुल कहा था। आज हम वर्ग 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से कार्बन के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, और ये हमारे जैविक जितने भी हमारे जीवित या अजैविक पदार्थ हैं उनका सबसे मुख्य अवयव होता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो कार्बन से बने हुए होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके पाए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो जितने भी अपना चौथा वर्ग है उसमें कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके सबके परमाणु भार जो हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में है, और उन्हीं के आधार पर पहला जो तत्व है कार्बन, ये क्या है? अधातु। इसके बारे में अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कार्बन 2 अपर रूपों में पाया जाता है, जिसमें हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा जो कि सबसे अधिकतम कठोर है, और उसके बाद ग्रेफाइट है, विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल चमकीला पदार्थ होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ये कार्बन अधातु। इसके बाद सिलिकॉन जो है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जर्मेनियम अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद टिन और लेड ये पूर्णतः धातुएं होती हैं। इस प्रकार से अब हम इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कार्बन जो है ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बनिक रसायन की पृथक सी शाखा जो है, मतलब उसके अंतर्गत अपन कार्बन के बारे में पूरे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी अभी, कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत आपने सभी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों के बारे में पढ़ा होगा। इसीलिए क्योंकि कार्बन का एक बहुत ही विशेष गुण होता है, जिसकी वजह से ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन जो है पूरी प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें द्वितीय स्थान पर आता है, क्योंकि हर जगह सिलिकॉन जो है वो पाया जाता है। सिलिकॉन का आपने देखा होगा यह SiO2 के रूप में सब जगह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन जो है वो और भी दूसरी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि कांच है जो, और बाकी चीजें होती हैं उनमें ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद कार्बन के क्या होते हैं? जो अपरूप है प्राकृतिक कार्बन जो है वो C12 और C13, क्योंकि अपन को मालूम है कि कार्बन जो है उसका परमाणु भार 12 होता है, परंतु उसके बावजूद भी क्या होता है कि ये अपने में एक विशेष प्रकार के समस्थानिक के रूप में पाया जाता है, जो इसका स्थायी समस्थानिक है, जो C12 और C13 के रूप में होता है। ठीक है, C12 का मतलब जिसमें कि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और C13 का मतलब जिसमें कार्बन का परमाणु भार 13 होता है। तो इस प्रकार से ये 2 समस्थानिक के रूप में पाया जाता है। सिलिकॉन द्वितीय है, जिसमें कांच, सिरेमिक, जितनी भी अपन सिरेमिक की चीजें देखते हैं उसमें पाया जाता है, क्योंकि ये SiO2 ये इसका मुख्य अवयव है जो सभी जगह अपन को पाया जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि ये अपने को प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सीमेंट अपन घरों में इसका उपयोग करते हैं सीमेंट का, तो सीमेंट में भी ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से सिलिकॉन जो है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला है, जबकि जर्मेनियम
और जर्मेनियम और सिलिकॉन का अति शुद्ध रूप जो है ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर में उसमें सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग में आता है। फिर इसके बाद लेड है और टिन और लेड पाए जाते हैं, जो कि सामान्यतः 8 से 10% जो इनकी मात्रा है वो प्रकृति में पाई जाती है। इसके बाद इन तत्वों को पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके तत्वों के परमाणु का अंतिम कोश पी कक्षक में रखते हैं और पी कक्षक के तत्वों में 13 से 17 तक है। यानी पिछले उसमें पढ़ा था कल कि 13 से लेकर 17 तक जितने भी परमाणु हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी कक्षक में होते हैं, जो कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया या जो भी यौगिक बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें वो भाग लेते हैं। इसलिए इनको पी तत्व जो है पी ब्लॉक तत्व के रूप में कहा जाता है। जैसे कि सारे एलिमेंट जितने हैं, कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ। जैसे कि पहला है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसमें देख रहे होंगे, He हीलियम लिखा है, उसके बाद 2s2 2p6 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पहला कक्ष है, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपने बहुत जगह देखा होगा, इसी तरह से लिखे हुए रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कार्बन का पहला कक्ष जो है, जिसको कि K, L, M से अपन कहते हैं, तो पहले कक्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हीलियम के बराबर है और दूसरे कक्ष L का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2 है। मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4 है। और प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में प्रचुरता, पीपीएम का मतलब होता है भूपर्पटी में प्रचुरता, इसमें ये 320 है, जबकि सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है, जर्मेनियम की 7 है, टिन की 40 है और लेड की 16 है। दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका के और एल शेल, क्योंकि इसमें तीसरा शेल आ गया, तो के और एल शेल जो होते हैं ये दोनों शेल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो नियॉन के बराबर होता है और इसके एम शेल मतलब 3s2 और 3p2 होता है। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें S और P उपकक्ष उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जर्मेनियम में इसमें जो 4 उपकक्ष आ गए हैं, तो पहला आर्गन के बाद डी उपकक्ष जो है, क्योंकि आर्गन में डी उपकक्ष नहीं होता, परंतु इसमें क्या उपस्थित आ जाता है? डी ऑर्बिटल या डी उपकक्ष आ जाता है, जिसमें कि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी उपकक्ष के 5 और सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आती है? 10 आती है। इसलिए क्या हुआ, इसका ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, उसके बाद उसके डी कक्ष और उसमें जुड़ा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद आखिरी चौथे कक्ष में उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 और 4p2 में आगे एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद है टिन। टिन का सिंबल SN है, स्टेनस कहते हैं इसको, और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 50 है। एटॉमिक नंबर 50 है, इसमें क्रिप्टॉन का आता है। उसके बाद क्रिप्टॉन का जो 4d तक होता है, उसके बाद उसमें चौथा कक्ष जो होता है उसके डी में 10 फिर 5वें कक्ष में पी और एस में उपस्थित हो जाते हैं। लेड का 82 एटॉमिक मास होता है, इसमें जर्मेनियम जियोन का आ जाता है, 5 में 10 आ जाते हैं, फिर ये इस प्रकार से डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जितने भी पी ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के तत्व जो हैं, जो कार्बन से लेके लेड तक होते हैं, इन सब में इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पाया जाता है। ये देखिए आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें S और P कक्ष हैं, और इस प्रकार पहले कक्ष K L है। ये इसमें सिर्फ अपन को K और L के रूप में ये दिखाई दे रहा है कि K L M K L M N K L M N O K L M N O P, इस प्रकार से ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। और ये देखिए इसमें 32, क्योंकि जो लेड है इसके आखिरी कक्ष से पहले वाले कक्ष में पूरे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
उससे द्वितीय आखिरी से पहले कक्ष में 18, उससे द्वितीय कक्ष में पूरे 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उपस्थित होते हैं और फिर उसके बाद बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से लेड में जो क्या होता है कि 2 कक्ष ऐसे होते हैं जिसमें कि सारे कक्षों में जितने इलेक्ट्रॉन जो वोरवरी का नियम है उनके अनुसार फुलफिल रहते हैं। इस प्रकार से इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो रहता है कि पहले इसमें 32 है, इसमें 18 है, फिर उसके बाद जो अगला कक्ष आया उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने भी इस समूह के तत्व हैं उनका इसके आधार पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, जितने अपने उपरोक्त से देखे इसमें सभी में अंतिम कोश जो था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इनका सामान्य संयोजकता कक्ष विन्यास जो है उसको अपन काहे से चिन्हित करते हैं, N(S2) और N(P2) से चिन्हित करते हैं। ठीक है ना, ये PS2 है और इसको P2 से चिन्हित करते हैं। S2 मतलब N मतलब कक्षों की संख्या, इस प्रकार से NS2 और NP2 से चिन्हित करते हैं और ये सभी P खंड के तत्व हैं। अब प्राप्ति स्थान प्रकृति में जैसा कि अभी आपको अभी बताया मैंने कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन, इसके अपेक्षा कार्बन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों में कार्बन जो है वो मुख्य अवयव के रूप में पाया जाता है। जैसे हीरा है या ग्रेफाइट है या जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें सभी में कार्बन है वो पाया जाता है। दूसरा है सिलिकॉन, दूसरे सबसे अधिक मात्रा से टिन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। टिन जो है वो प्रकृति में साधारण तौर से नहीं पाया जाता है, वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और लेड सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। परंतु जर्मेनियम जो है जो कि एक अर्धचालक के रूप में होता है, ये इसमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ अयस्कों में पाया जाता है। क्योंकि ये एक उपधातु है इसलिए ये प्रकृति में ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता और इसका जर्मेनियम का उपयोग कहीं भी किया जाता है तो वो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने सौर सेल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी कहीं जर्मेनियम का उपयोग यदि होता है तो अर्धचालक के रूप में, जो आपके सेल बनते हैं उनमें अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्ति स्थान में क्या हुआ कि कार्बन जो है वो प्रचुर मात्रा में जैविक और अजैविक दोनों उसमें पाया जाता है, जबकि जो सिलिकॉन है वो भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरे स्थान पर आने वाला तत्व होता है, टिन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और लेड कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। जर्मेनियम सूक्ष्म मात्रा में कुछ अयस्कों में पाया जाता है। अब इनके गुणों के बारे में यदि अपन अध्ययन करें, जैसे पहले सिलिकॉन जो है वो प्रकृति में सिलिका SiO2 सिलिका के रूप में पाया जाता है। SiO2 इसको बोलते हैं सिलिका। इस रूप में ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि दूसरा टिन जो है वो कैसिटराइट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि टिन जो होता है वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसको टिन स्टोन या कैसिटराइट कहते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया था ये टिन स्टोन या कैसिटराइट के रूप में इस प्रकार से ये पाया जाता है। तो इसको टिन स्टोन कहते हैं। ठीक है, ये टिन स्टोन के रूप में पाया जाता है। फिर उसके बाद लेड है। लेड जो है वो या तो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जिसको कि आपने गैलेना, इसका उपयोग भी बहुत अधिक होता है, ये गैलेना के रूप में पाया जाता है, या ये कार्बोनेट के रूप में और सल्फेट के रूप में PbCO3 PbSO4 के रूप में पाया जाता है। PbCO3 को बोलते हैं सेरोसाइट और इसको बोलते हैं एंजिलीसाइट। इस प्रकार से ये इन ग्रुपों में इसको बोलते हैं सेरोसाइट और इसको बोलते हैं एंजिलीसाइट। इन ग्रुपों में ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इनके गुण। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि कार्बन और सिलिकॉन का ये अधातु है और जर्मेनियम आंशिक रूप से धातु और आंशिक रूप से अधातु, अर्थात वो उपधातु। जबकि टिन
और लेड जो है वो पूर्णतः धातु है। इस समूह में कार्बन से लेड तक धात्विक गुणों में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, कार्बन और सिलिकॉन में केवल s और p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कार्बन और सिलिकॉन में और सिलिकॉन में सिर्फ s और p, यही दो जो उपकक्ष होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। परंतु जितने बाकी और तत्व हैं, जैसे तीसरा है जर्मेनियम, लेड, टिन, इनमें s और p से पहले जो अंतिम कक्ष होता है, जो आखिरी कक्ष होता है, उससे पहले d जो उपकक्ष है वो पूर्ण होता है। d उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10। तो जितने भी हैं, कौन कौन से, जर्मेनियम है या टिन है या लेड है, इन तीनों में d उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। उसके बाद जो अगला कक्ष होता है, जिसको कि संयोजी कक्ष कहते हैं, उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये इनमें तत्वों में मूल अंतर होता है, जिसके आधार पर कार्बन और सिलिकॉन जो है वो अधातु हैं, जबकि जर्मेनियम जो है वो आंशिक रूप से धातु और आंशिक रूप से अधातु है। जबकि जो लेड और टिन है, इनमें डी कक्ष उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस कारण से ये पूर्णतः धातुएं होती हैं और इनमें जैसे 32, जबकि लेड का, जिसका कि हमने जो पिछले उसमें देखा था कि इसके जो रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जिसमें कि 32 इलेक्ट्रॉन भी थे और 18 इलेक्ट्रॉन थे। तो मतलब क्या हुआ, अंतिम से 2 कक्ष पहले इसका कक्ष जो है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है, जिसमें कि 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस प्रकार से उसके बाद वाले कक्ष में 18 और फिर उसके बाद जो है वो s और p में 4-4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार से इनकी धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है। कार्बन और सिलिकॉन आपस में तथा एक दूसरे से, अब क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन एक दूसरे से भी कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, और बाकी जो ये 3 तत्व हैं, इनसे तो ये दोनों भिन्न है ही। इसके अतिरिक्त ये आपस में भी एक दूसरे से गुणों में बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब इनके गुण आपस में मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन में एक विशेष भी कह सकते हैं, उसको असामान्य गुण भी कह सकते हैं, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जो कि सिलिकॉन में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण आपने अपने अकार्बनिक रसायन जब पढ़ी होगी, पिछले अध्यायों में 9th में या 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बन में एक विशेष प्रकार का श्रृंखलन गुण पाया जाता है, जो कि किसी और तत्व में नहीं पाया जाता है, जिससे कि उसको अपनी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, जो अपनी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब धात्विक तथा अधात्विक गुण, यह भी आपने अपने पढ़े कि जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इस समूह में जब हम कार्बन से लेड तक जाएंगे तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। उसके बाद है परमाणु आयतन, क्योंकि क्या है कि अभी हमने देखा था कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिसके कारण से इनके आयतन में वृद्धि होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, इनका आकार और इनके आकार में बहुत अधिक अंतर होगा यदि हम देखेंगे, क्योंकि इनमें कक्षों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि कार्बन में कक्ष की संख्या सिर्फ 2 है, इनमें 3 है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें 1, 6 कक्ष जो है वो उपस्थित है। क्योंकि इनमें कक्षों की संख्या में अंतर है, जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ता जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जितने भी तत्व हैं, इस समूह के जितने भी तत्व हैं, उनका आयतन परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ा, इसका 6 हुआ, इसका आगे बढ़ा, इसका आगे बढ़ा, इसके आगे बढ़ा, इसके आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या होता है कि इनका आयतन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम इससे इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके आयतन में वृद्धि हो रही होगी, क्योंकि 6 कक्षों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण से क्या होता है कि इनके आयतन में वृद्धि होती जाती है। अब इसके बाद है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या को भी अपन इसी से देख सकते हैं कि पहले कक्ष की त्रिज्या कैसी होगी, कम, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक केंद्र से लेकर यहाँ तक। जबकि इसमें कितने हैं, 6 कक्ष हैं, तो इनकी त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, स्वाभाविक है इनकी त्रिज्या कैसी होगी,
ज्यादा होगी। तो इनकी परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, क्योंकि क्या है कि इनमें बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टिन और लेड इनको क्या चाहिए कि ये अपने कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, या तो भरने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति हो या इनको ग्रहण करने की। परंतु क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल काम होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन अधातु है, ये ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ससंयोजी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनके आयनिक त्रिज्या में भी क्या होता है, ये प्रवृत्ति होती है कि कोशों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि केंद्र से इनकी दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका आयनन विभव भी उच्च होता चला जाता है। इसके बाद है गलनांक और क्वथनांक। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। इस समय में कार्बन का, परंतु इसमें क्या है, एक वो कहेंगे कि कार्बन का गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि कार्बन का एक परमाणु हीरा सबसे अधिक ठोस माना जाता है। क्योंकि हीरे को सबसे अधिक ठोस माना जाता है, इसलिए क्या होता है कि उसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है। कार्बन से लेड की ओर जाने पर कम होता है और टिन से लेड की ओर जाने पर और भी काफी कम होता चला जाता है। फिर इसके बाद है आयनन विभव। इस समूह के तत्वों का आयनन विभव उच्च होता है, कार्बन से लेड तक आयनन विभव में कमी आती है। ठीक है, इसके प्रति और घनत्व की दृष्टि से भी देखें तो कार्बन से लेड तक घनत्व के मामले में भी वृद्धि होती है। अब इसके बाद है श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। किसी भी तत्व में श्रृंखला बनाने को उसकी बंधन सामर्थ्य, तो मतलब उसमें किसी भी पदार्थ को अपनी ओर बांधने में कितनी क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है। तो ये गुण कार्बन में सबसे अधिक पाया जाता है। उसकी बंधन ऊर्जा जो होती है वो लगभग 348 होती है। इसकी अपेक्षा बाकी जो और दूसरे तत्व होते हैं उनकी बंधन क्षमता इसकी तुलना में बहुत कम होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि कार्बन में ये गुण पाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि वो अपनी लंबी उसमें जुड़ करके खुली या बंद श्रृंखला, आपने कार्बन के भी पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है खुली श्रृंखला इस प्रकार से अपने ही परमाणु से आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, या ये बंद श्रृंखला के रूप में भी पाए जाते हैं और ये आपस में जुड़ करके बंद श्रृंखला भी बना लेते हैं। इस प्रकार से कार्बन जो है वो बंद श्रृंखला के रूप में या खुली श्रृंखला के रूप में दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो इनमें ये श्रृंखला का गुण पाया जाए, जिससे कि ये दोनों प्रकार की श्रृंखला के समतौल सबसे प्रबल होती है, इसलिए इनकी संख्या भी ज्यादा है। ये प्रवृत्ति बहुत कम जाती है, जबकि टिन हमने नहीं बनाते। इसके बाद है अपरूपता। लेड जो कि सबसे भारी तत्व है, इसकी अपेक्षा 14 समूह के सभी तत्व जो है वो अपरूपता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व के विभिन्न क्रिस्टल रूप उसके अपरूप कहलाते हैं, क्योंकि क्या है इनके अपरूप अलग अलग होते हैं। इसलिए जैसे कार्बन के 2 क्रिस्टल हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। इसके बाद इसमें है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले क्या होगा कि जटिल यौगिक का बनाना, क्योंकि क्या है इस समूह के तत्व अधातु, उपधातु और धातु तीनों प्रकार की होती है, इसलिए इनमें जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। जितने भी उपधातु हैं, जैसे कि इनमें जो बाह्य अष्टक पूर्ण करने के 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है या लेने प्राप्त करने की क्षमता होती है। कार्बन और सिलिका और कुछ सीमा तक जर्मेनियम में अपने चारों संयोजकता का इलेक्ट्रॉन करके चतुष्फलकीय यौगिक बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। अब 4 कार्बन की संख्या होने के कारण क्या होता है कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना आसान नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं दूसरे किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना करके उनके साथ जुड़ जाते हैं और चतुष्फलकीय, क्योंकि 4 फलक आप देख रहे हो, इस प्रकार से चतुष्फलक की संरचना बनाते हैं। आपने देखा होगा चतुष्फलक की संरचना में इस प्रकार से अपन उसको बनाते हैं कि जिसमें यहाँ कार्बन होता है और इससे 4 जो दूसरे कोई भी तत्व वो आकर के इससे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए Cl इससे जुड़ गया तो CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा
यदि हाइड्रोजन मिल रहा है तो CH4 मीथेन बन जाता है। तो इसमें कार्बन में सबसे अधिक चतुष्फलकीय बनाते हैं, उसके बाद सिलिकॉन में होता है और उसके बाद कुछ मात्रा में जर्मेनियम भी जो है वो इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करते हुए अपनी यौगिकों को बनाते हैं। जबकि टिन और लेड के यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, क्योंकि ये अपनी इस चतुष्फलकीय संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते। इसका कारण ये होता है कि इनके S में 2 और P में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु सिलिकॉन में इसमें क्या होता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यदि आप अणु की संरचना देखें तो S में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, P में इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन PX PY और अपन ये PZ जो कहते हैं इस प्रकार से, तो इसका PZ खाली रहता है। तो S का एक इलेक्ट्रॉन जब इनकी क्रिया करने की अवस्था आती है या इसको अपन उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं, जो क्रियाशीलता की अवस्था आती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, इसमें भी क्या होता है, ये एक हो जाता है और इसके तीनों कक्ष में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से 4 एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि दूसरे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन के साथ युग्म बना लेते हैं। तो ये जो उत्तेजना की अवस्था के समय होता है, ये सिलिकॉन और कार्बन में होता है। इसके कारण से इनके यौगिक चतुष्फलकीय होते हैं और ये चतुष्फलकीय यौगिक बना देते हैं। जबकि इस प्रकार का संकरण आप लोगों ने संकरण के बारे में पढ़ा है, sp3 संकरण कहलाता है। तो जितने भी सिलिकॉन के और कार्बन के जो यौगिक बनते हैं वो किस प्रकार का संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, जिसमें कि एक S सपक्ष का होता है और 3 जो होते हैं वो p कक्ष के, इसलिए इसको अपन sp3 संकरण कहते हैं। ये संकरण जो बनाए जाते हैं उनका कारण ये होता है। जबकि इसमें इस प्रकार से होता है, जबकि जर्मेनियम और जो में कुछ मात्रा में ऐसा होता है और लेड और टिन और लेड में इस प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब जटिल यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, दूसरा इसका कारण है। जटिल यौगिक के बनने का दूसरा कारण क्या है कि किसी भी तत्व में जटिल यौगिक बनाने का गुण इस बातों पर निर्भर करता है कि उनका परमाणु आयनन का आकार छोटा हो, उच्च आवेश हो और परमाणु में उपयुक्त ऊर्जा वाले रिक्त कक्ष जो है वो उपलब्ध हो। जैसे जर्मेनियम में क्या है कि जर्मेनियम की अपने परमाणु संरचना भी आपने देखी थी। देखिए इस प्रकार से इसकी परमाणु संरचना में क्या है, जर्मेनियम में 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ कि इसका डी कक्ष भी है और इसके बाद इसका जो चौथा कक्ष है इसका डी कक्ष पूर्णतः खाली है। डी कक्ष क्योंकि पूर्णतः खाली है, जर्मेनियम में क्या है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जो देखा था, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखा था हमने कि इसका जर्मेनियम का और डी कक्ष इसका पूरा हो गया, चौथा कक्ष आया, चौथे का उपकक्ष डी जो है वो पूरी तरह से खाली रहा। इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें जटिल यौगिक बनाने की क्षमता अधिक आती है, क्योंकि इस ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भरने की क्षमता रहती है। इसलिए क्या होता है कि जो जितने भी जटिल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं उनमें तीनों का एक तो उनका आयन का आकार छोटा हो, उच्च आवेश हो और परमाणु में उपयुक्त ऊर्जा वाले रिक्त कक्ष उपलब्ध हो, तो वो जितने भी तत्व होते हैं वो अपने जटिल यौगिक को बना लेते हैं। वो कब उपस्थित होंगे कि जैसे चौथा कक्ष भरा है, परंतु उस चौथे कक्ष में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, सिर्फ 4 है। तो इसका डी ऑर्बिटल जो है वो पूर्णतः खाली है, जो कि उच्च उपयुक्त ऊर्जा वाला कक्ष होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जटिल यौगिक अपने बना लेते हैं। कार्बन में जो आवर्त सारणी में, अब कार्बन में क्या है, क्योंकि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त सारणी में द्वितीय लघु आवर्त में स्थित है। जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं वो जिस आवर्त में उपस्थित होते हैं, अपने में कक्षों की संख्या यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, जैसे कार्बन जो है वो द्वितीय में आवर्त में उपस्थित है, जैसा कि अपने आवर्त सारणी में देखा गया। यदि आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो कार्बन है वो द्वितीय आवर्त में उपस्थित है। जितने भी द्वितीय आवर्त वाले तत्व है उनमें अधिकतम कक्ष की संख्या कितनी होगी, 2। कक्ष की संख्या 2 है, इसलिए इसमें उपकक्ष या तो S उपकक्ष होगा या P उपकक्ष होगा, इससे ज्यादा उपकक्ष की संख्या इसमें नहीं होगी। जबकि सिलिकॉन जो है वो कहाँ पाया जा रहा है,
उसका सिलिकॉन का आवर्त क्या है, तो इसमें कप 3 है, तो इसमें कक्षों की संख्या कितनी होगी, 3। इसमें S, P और D इस प्रकार से 3 उपकक्ष जो है वो पाए जाएंगे। जर्मेनियम में क्या हो रहा है, चतुर्थ में पाया जा रहा है। जर्मेनियम जो है उसके कक्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 4 हो जाएगी। मतलब S, P, D और F ये चारों उपकक्ष जो है वो उसमें उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि कार्बन जो है वो लघु आवर्त में स्थित है, इसमें केवल 2 उपकक्ष होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, K और L। ये 2 ही उपकक्ष उसमें उपस्थित होते हैं और उसमें उपकक्षों की संख्या जो होती है वो S और P ही होगा। इसमें D कक्ष जो है वो नहीं पाया जाएगा। जबकि सिलिकॉन तृतीय आवर्त में है। तृतीय आवर्त में होने के कारण से इसके कक्षों की संख्या कितनी है, 3 है। जिसमें कि तीसरे वाले जो कक्ष है जिसमें कि क्या आ जाता है, K, L, M। M वाला में क्या होता है, ये तीनों उपकक्ष पाए जाते हैं, S, P, D। जर्मेनियम में क्या होता है, K, L, M, N होता है। L चौथा कक्ष है, इसमें ये चारों पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जितने भी जो तत्व है उनमें उपकक्षों की संख्या पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि कार्बन जो है वो सिर्फ चतुष्संयोजी यौगिक बनाते हैं, एल कक्ष जिसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अब क्योंकि इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो एस में अधिकतम 2 आ सकते हैं और पी में अधिकतम 6 आ सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ पाएगी, 8। इसी कारण से ये चतुष्संयोजी, मतलब इनकी संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन में एस में 2 और पी में 2 उपस्थित होते हैं। मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 4 की और आवश्यकता है, ठीक है ना। 4 की आवश्यकता है, इसलिए क्या होता है कि ये चतुष्फलकीय 4+ करके चतुष्संयोजी यौगिक बनाते हैं। जितने भी यौगिक कार्बन के बनेंगे वो सब चतुष्संयोजी यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार से जैसे इसमें क्या हो जाता है, CH4, CCl4, इस प्रकार से चतुष्यौगिक बनते हैं। क्योंकि कार्बन का L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, निष्क्रिय गैस के समान प्राप्त करने के लिए स्थायी हो जाता है। कार्बन के बाद वाले तत्व में रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। सिलिकॉन में तृतीय आवर्त का सदस्य, इसमें K, L, M है और बाह्य कक्ष में 9, मतलब M जो कक्ष है इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, 9 और आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, जैसे कार्बन सिलिकॉन है, सिलिकॉन में S में 2 आ गए, P में 2 आ गए और D पूरा का पूरा रिक्त पड़ा हुआ। टोटल कितने आ सकते हैं इसमें, 2, 2, 4, 2 इसमें है, 6 इसमें, 8 और इसमें प्लस टोटल 18 आना चाहिए। 18 में से टोटल कितने उपस्थित हैं, अभी 4 उपस्थित हैं। बाकी के जो है वो डी में भी भर सकते हैं और पी में भी भर सकते हैं। तो बाह्य एम कक्ष में 9 ऑर्बिटल हो सकते हैं, जिनमें की 1 एस, 3 पी और 5 डी ऑर्बिटल। एस का 1 आ जाएगा, पी के 3 आ जाएंगे और एस का 1, पी के 3 और डी के 5। टोटल 5 3 8 और 9 ऑर्बिटल होंगे। 9 देनी मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, 18 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या है कि एस और पी में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी ऑर्बिटल जो है इसका वो रिक्त रहता है, क्योंकि चतुष्फलकीय बनाना है और इसका डी ऑर्बिटल जो है वो रिक्त रहता है। रिक्त रहने के कारण से इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन अथवा आयन में आ सकते हैं। इस प्रकार से ये उपसहसंयोजी बंध यौगिक जो है वो बना लेते हैं। जैसे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड होता है, ये उपसंयोजी बना करके, और आगे SnCl4 होता है जो कि क्रमशः क्या क्या बना लेते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक SiF6 और SnCl6 बना लेते हैं। जैसे सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड है, यदि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, ये और अधिक क्लोरीन से क्रिया कर देगा और क्रिया कर करके सिलिकॉन F6। अब इसमें क्योंकि F6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्लोरीन के आ गए। इसी प्रकार से SnCl4 है, ये क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और SnCl6 बनाएगा। इसमें भी क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से ये उपसहसंयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें इनका डी ऑर्बिटल जो है वो रिक्त रहता है, जहां करके युग्म इलेक्ट्रॉन्स बनाने की क्षमता ये रखते हैं। इस प्रकार से जो बंध बनते हैं उनको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, लैटिन और लेड में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। लेड में ये क्षमता कम पाई जाती है। इस प्रकार का जब संकरण बनता है तो उसको sp3d
टू संकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकक्ष में आ जाते हैं। तो ये संकरण, आपने संकरण पढ़े होंगे पिछले अध्यायों में। तो संकरण जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि जब कोई डी कक्ष खाली हो उसमें इलेक्ट्रॉन आकर के भर जाते हैं, उपसंयोजी बंध बनते हैं और वो संकरण जो होता है sp3d2, मतलब कि डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इस प्रकार से इसको ये संकरण कहते हैं। तो 4 सहसंयोजी और 2 उपसंयोजी बनने से अष्टफलकीय संरचना जो है वो बन जाती है। इसमें 4 क्या बन गई है? चतुष्ट संयोजी है और 2 बनने से इसमें अष्टफलकीय बन जाता है। कार्बन के अतिरिक्त जटिल यौगिक बना सकते हैं और बनाने की प्रवृत्ति का क्रम इस प्रकार से होता है: सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस प्रकार से ये क्रम जो है सबसे ज्यादा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड। इस प्रकार से ये बनाते हैं। तीसरा गुण आया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। हाइड्रोजन के साथ जब ये सभी इस समूह की तरह से क्रिया करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं और ये हाइड्राइड्स जो है वो चतुस्संयोजी हाइड्राइड्स होते हैं। क्योंकि क्या है, सभी तत्व चतुस्संयोजी हाइड्राइड इसलिए बनाते हैं कि स्थायी हाइड्राइड की संख्या और हाइड्राइड बनने की क्षमता कम होती जाती है। सबसे ज्यादा हाइड्राइड बनाने की क्षमता कार्बन में होती है, क्योंकि कार्बन में चतुष्फलकीय गुण पाया जाता है और वो सामान्य नाम से जैसे मीथेन है, स्टेनेन है, सिलेन, प्लम्बेन, जर्मेन, इनको जितने भी चतुष्फलकीय होते हैं इस प्रकार से CH4, मीथेन, SN4, स्टेनेन, SI4, सिलेन और GeH4, जर्मेन, PBH चाहिए इसको जर्मेन और PbH4 को हम प्लम्बेन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। ये सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मीथेन, स्टेनेन, सिलेन, जर्मेन और प्लम्बेन बना लेते हैं। ये सारे के सारे जो वो इस प्रकार से बन जाते हैं। तो और इनके सकते हुए ये XH4 ये एक सामान्य सूत्र जो है इसका आता के बीच चतुस्संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बन अनेक हाइड्राइड बनाता है। कार्बन में आपने कार्बनिक गुण पढ़ा होगा, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन के गुण पाया जाता है तो वो अब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनाता है जिनके सामान्य सूत्र जो है वो अलग अलग होते हैं। उनके सामान्य सूत्र कैसे होते हैं कि आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ा होगा। अल्केन होते हैं CH4 है, अल्काइन में क्या होते हैं C2H4 आता है और एल्कीन में एसिटिलीन जैसे C2H2 आता है। जिनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रोकार्बन जितने भी बनते हैं इन हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र होते हैं। सबसे पहले जिसमें क्या आता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। मतलब जहां इसमें अपन क्या कहते हैं, जहां N जो होती है वो कार्बन परमाणु की संख्या है। अपन कार्बन परमाणु की जितनी भी संख्या आपको रखना हो, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। तो ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है जो जिसमें एल्केन आते हैं, जिसमें मीथेन, इथेन, C2H6 और आगे इस प्रकार से जितने भी अपने हाइड्रोकार्बन है वो आते हैं। दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र देता है CnH2n, ये भी आप लोग जाने होंगे, जिसमें C2H4 और आगे जो वो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये सारे आते चले जाते हैं। इसी प्रकार से एल्कीन का एल्काइन का है CnH2n-2,
ठीक, C2H2 और आगे सो ऑन एसिटिक जो है वो इस प्रकार से आते हैं। इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन जो है ये सिलेन बनाता है, एक संतृप्त हाइड्राइड बनाते हैं। सिलिकॉन भी अनेक संतृप्त हाइड्राइड, जैसे कि अभी हमने देखा कि सिलिकॉन भी क्या बना रहा है, सिलेन बना रहा है। SiH4 एक संतृप्त हाइड्राइड होता है और इसके सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका कार्बन का सामान्य सूत्र था, इसी प्रकार से इसका सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र SiNH2n+2, क्योंकि ये सिर्फ संतृप्त बनाते हैं इसलिए इनका इस प्रकार से होता है, जहां n की संख्या 1 से 8 तक हो सकती है। मतलब कार्बन के लिए तो ये एक सजातीय श्रेणी चलती रहती है श्रृंखलन के कारण से और बहुत लंबी चलती चली जाती है, जबकि सिलिकॉन में क्योंकि ये श्रृंखला का गुण इतने अधिकता से नहीं पाया जाता है, इस कारण से n की संख्या सिर्फ 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक अपन इसमें सिलिकॉन का जो n है उसको 1 से 8 तक अपन चिह्नित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जर्मेनियम में हाइड्राइड्स जो बनते हैं उसमें जर्मेनियम में n की संख्या GnH2n+2, ये भी संतृप्त हाइड्राइड्स बनाता है। इसमें n की संख्या 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, यहाँ तक के संख्या वाले भी बनाते हैं। टिन और लेड केवल एक एक हाइड्राइड बनाते हैं जो स्टेनन और प्लम्बिन, जिसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था, ये स्टेनन, प्लम्बिन और स्टेनन, ये सिर्फ एक ही हाइड्राइड। इस प्रकार से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड के हाइड्राइड वायु में अति ज्वलनशील होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है, हमें मालूम ही है। तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं और क्षारक द्वारा सरलता से जल अपघटन कर जाते हैं। कार्बन के हाइड्राइड अधिक स्थायी होते हैं और इनका निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कार्बन के हाइड्राइड क्यों अधिक स्थायी होते हैं, वो इन बातों पर निर्भर करता है कि इस समूह के अन्य तत्वों की अपेक्षा कार्बन हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय है। मतलब बाकी जितने भी तत्व हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम या टिन और लेड, इनकी अपेक्षा कार्बन जो है, इन सब की अपेक्षा कार्बन सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है। ऋण विद्युतीय होने की वजह से क्या होता है कि मीथेन के आवेश का वितरण उसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें स्थायित्व और श्रृंखला बनाने का गुण आ जाता है। जहाँ संयोजकता बनाने के उपरांत कार्बन परमाणु क्या होता है, संतृप्त हो जाता है, किंतु अन्य तत्वों में डी ऑर्बिटल रिक्त होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बन में सिर्फ ऐसा है तत्व जिसमें कि डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब चतुष्फलकीय संरचना इसकी बन जाती है और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित आ जाते हैं तो ये संतृप्त हो जाता है। इसलिए इसमें और अधिक गुण जो है वो आगे नहीं हो पाया जाता और इसलिए इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से यह लंबी श्रृंखलाओं को बनाता है। और स्थायी यौगिक, इसके यौगिक जो होते हैं वो स्थायी यौगिक बनते हैं, जो कि आसानी से मतलब संतृप्त होते हैं और आसानी से इनको अपन अलग नहीं कर सकते, टूटे नहीं जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैगिंग कहते हैं। सरलतम यौगिक जो होते हैं मोनोसिलेन होते हैं या लीथियम के साथ मिलकर के बना देते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। इस प्रकार अब इसके बाद आया ऑक्सीजन से क्रिया। इस समूह के सभी तत्व जो है वो ऑक्सीजन से डाइऑक्साइड बनते हैं। ऑक्सीजन से जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो इनके ऑक्सीजन की क्रिया से डाइऑक्साइड्स बनते हैं। ये सभी समूह डाइऑक्साइड जिन्हें के सामान्य सूत्र XO2 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO से, सिलिकॉन SiO2 जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में सिलिका पाया जाता है। फिर जर्मेनियम से GeO2 बन जाएगा, NO2 बनता है और PbO2 बनता है। इन ऑक्साइड्स में कार्बन और सिलिकॉन अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि ये अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं और जितनी भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये पानी में घुल करके अम्ल बनाते हैं। जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी से मतलब होता है कि ये अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करते हैं और साथ में ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब ये अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये उभयधर्मी कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कार्बन
जो लेड ऑक्साइड है ये प्रबल ऑक्सीकारक है और अम्ल में घुलकर लवण बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। जबकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही समूह के तत्व हैं, परंतु इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनमें भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड्स हैं। अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड्स होने के कारण भी इनमें क्या होता है कि बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में किस रूप में मिलती है, गैस के रूप में मिलती है। जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है प्रकृति में हमें ठोस रूप में मिलता है, ठीक है ना। ये किस रूप में मिलता है, हमें ठोस रूप में मिलता है। इस कारण से क्या होता है कि इनकी जो गुण है उनमें अंतर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तो सामान्य रूप से बोले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, परंतु ये सिलिका के रूप में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि इनके गुणों में अंतर आता है। और क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है, SiO2 क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। क्योंकि ये एक ऐसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसलिए इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। होने के कारण से त्रिविमीय जालक की संरचना बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की द्विमीय रेखीय संरचना होती है, मतलब जब इनकी अपन संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना रेखीय होती है, जबकि इसकी त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल संरचना को पाई जाती है। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ अम्लीय गुण जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने ऑक्साइड्स में देखा अभी, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होती है। और ये इनके अम्लीयता का गुण जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो कम होता जाता है और क्षारीयता का गुण जो है वो इनमें बढ़ता चला जाता है। इसके सभी तत्व जो है वो डाई के साथ साथ मोनो ऑक्साइड्स भी बनते हैं। इनमें क्या होता है, डाइऑक्साइड के साथ साथ मोनो ऑक्साइड्स बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना लेती है। इसी प्रकार से जर्मेनियम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स बना लेता है, SnO बना लेता है, और लेड जो है वो भी मोनोऑक्साइड जो है वो अपने बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, उदासीन और स्थायी है, जबकि SiO ये अस्थायी है। SiO जो होता है ये अस्थायी होता है और ये फिर से काय में परिवर्तित हो जाता है, पर SiO2 में परिवर्तित हो जाता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, स्थायी होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, स्टेनलेस मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड ये भी स्थायी प्रकृति के होते हैं, और इस स्थिति में इनकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। इस अवस्था में ये अपने क्षारीय को प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि ये उपधातु है और ये दोनों धातु है, और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति इनकी क्षारीय होती है। इसलिए इस मोनो ऑक्साइड के उसमें जर्मेनियम से लेके यहाँ तक क्षारीयता का गुण जो है धीरे बढ़ता जाता है, और इस स्थिति में ये अपनी क्षारीय को प्रदर्शित करते हैं, और इनकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और ये स्थायी होती है। इसके बाद हैलोजन से किया। हैलोजन के बारे में तो आप सभी को मालूम है, कल भी मैंने आपको बताया था। हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आवर्त सारणी में इसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को मिलाकर के हम हैलोजन को कहते हैं, और इनके जितने भी यौगिक होते हैं वो हैलाइड्स कहलाते हैं। इनके जितने यौगिक हैं उनको हम हैलाइड कहते हैं। देखना है तो एक आवर्त सारणी में आप इनको देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में ये कहाँ पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों जो है वो पाए जाते हैं 17वें समूह में, और ये एक ही पूरे ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये चारों अधातु होते हैं और इस प्रकार से पाए जाते हैं। हैलोजन आयन को अलग से चिन्हित हमेशा किया जाता है। तो इनके जो तत्व बनते हैं वो तत्व जो होते हैं वो हैलाइड्स कहलाते हैं, और जब ये आपस में जो इस समूह के जो तत्व होते हैं वो टेट्राहैलाइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होता है HY4। X का मतलब 14वें तत्व समूह के तत्व, और XY का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये हैलाइड्स जो होते हैं इनमें टेट्राहैलाइड होते हैं, सामान्य सूत्र होता है, और हैलोजन
बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं कार्बन टेट्रा को छोड़कर। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है फिर वही, क्योंकि कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड को छोड़ करके बाकी सब होते हैं जिनमें की डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण से क्या होता है कि इसमें क्योंकि डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ये जटिल यौगिक नहीं बनाते हैं। कार्बन और इसके अतिरिक्त जितने भी जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड जो होते हैं, ये सब डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण जटिल यौगिक बना लेते हैं। ये जटिल यौगिक बना करके जो जटिल हैलाइड्स होते हैं उनको बना लेते हैं। इस प्रकार से इनका सामान्य सूत्र होता है। और क्योंकि इनमें इनकी स्टेबिलिटी, इन तत्वों में कमान की वृद्धि के साथ क्या होता है, उपरोक्त जो हैलाइड्स होते हैं इनका स्थायित्व जो है वो कम होता जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनका परमाणु भार बढ़ता जाता है। इस वजह से क्या होता है, इनका जो स्थायित्व है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम हो जाता है। जैसे सिलिकॉन जो है वो पानी में घुलकर जलघटित हो जाता है और हाइड्रोक्साइड्स बना देता है। ऐसा ही वो जो होता है ये पानी में घुलता है और पानी में घुल करके SiOH बना लेता है और HCl बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो स्थायित्व का गुण जो होता है वो आगे कम होता चला जाता है। कार्बन टेट्रा सभी कक्षक जल से में ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन होकर अपघटित हो जाते हैं। अब ऊपर जैसा कि आपने देखा कि हमने इनके बारे में पढ़ा है, इसमें सबसे प्रथम समूह जो है कार्बन, उसके असामान्य व्यवहार से एक बार फिर से हम देख लेंगे, क्योंकि इस समूह का प्रथम तत्व जो है वो है कार्बन। प्रथम तत्व कार्बन जो है जो असामान्य गुणों को प्रदर्शित करता है। इन असामान्य गुणों के कारण से क्या क्या होता है, क्योंकि इसका सबसे पहले क्या होता है, ये इसलिए इस प्रकार के असामान्य गुणों को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। सबसे पहला कारण इसका क्या होता है, इसका आकार जो है वो छोटा होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये असामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये तो मतलब बाह्यतम कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, आकार छोटा हो जाता है। दूसरा कारण इसका होता है उच्च ऋण विद्युतता, मतलब आकार छोटा, उच्च ऋण विद्युतता का कारण क्या होता है कि इसमें जो ऋणात्मकता का गुण जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चौथा कारण होता है, तीसरा कारण होता है कि इसमें डी कक्षकों की अनुपस्थिति, इसके अंदर डी उपकक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि ये इसको अपने पास वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्णय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, जबकि बाकी जितने भी तत्व हैं उनमें डी कक्षक उपस्थित होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा कक्ष है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है कि अपना इनर्ट गैस आगे वाली इनर्ट गैस को प्राप्त करें उसके लिए। द्वितीय लघु आवर्त के तत्वों की भांति कार्बन के गुण 14 सदस्यों से कुछ अलग होते हैं। कार्बन की संयोजकता के 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 एकल बंध बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से क्या होता है कि ये 4 एकल बंध इस प्रकार से बना लेता है, 3 पी के और 1 एस। एस में जो युग्म होता है वो इलेक्ट्रॉन भी वापस इधर ही आ जाता है। इस प्रकार से ये 4 एकल बंध बना, 4 एकल बंध बने, ये पी एक्स हुआ, ये पी वाई हुआ और ये पी जेड हुआ। और इस प्रकार से ये जितने भी इसके यौगिक बनते हैं वो सारे के सारे यौगिक जो होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं। जितने यौगिक होते हैं वो चारों प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं। और चतुष्फलकीय होने के साथ ही इनके जो वैलेंसी होती है सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, संतृप्त हो जाता है। यदि इसमें हाइड्रोजन का आएगा तो एक हाइड्रोजन का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस प्रकार से चारों इसमें मिल जाते हैं और ये इस प्रकार की संरचना है। इस समय सबसे अधिक के कारण क्लोरीन सबसे अधिक है, सीजियम सबसे कम होता है। इसके कार्बन के आयनिक कोशाशरीय त्रिज्याएं सबसे कम होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है और सिलिकॉन की ओर जाने पर इसमें काफी कमी आती है। कार्बन में अक्रिय युग्म प्रभाव न्यूनतम होता है, सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। कार्बन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है।
कार्बन अपने ही प्रकार के परमाणु के साथ मिलकर के बहुबंध बना लेता है। इस प्रकार से बहुबंध बनाने की क्षमता होने के कारण से ये दूसरे यौगिकों के साथ भी बहुबंध बना लेता है। इस क्षमता के कारण से, ये बनाने की क्षमता के कारण से इसके जो यौगिक है उनकी जो संख्या है वो काफी अधिक हो गई। कार्बन में बंध और लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ये आपने बताया था कि इस प्रकार की संख्या बनाने का अधिक। अब इसके बाद जो कार्बन है उसके बारे में यदि पढ़ें तो कार्बन में हमें पता रहेगा कि प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व है और ये सभी जीव जगत का अनिवार्य अंग है। मतलब जितनी भी चीजें हम अपनी प्रकृति में देखते हैं वो अधिकतर सभी कार्बन के यौगिकों से मिलकर ही बनी हुई होती है। इस कारण से क्या होता है, ये जीव जगत का अनिवार्य अंग है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता ही चुके हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। प्राप्ति स्थान ग्रुप प्रॉपर्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक यौगिक बनाता है और प्रकृति में यौगिक के रूप में विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। विस्तृत अवस्था में हीरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। हीरा क्रिस्टलीय, दोनों हीरा ग्रेफाइट क्रिस्टलीय, जबकि कोक कोल आदि जो है अक्रिस्टलीय रूप में। कार्बन में निम्नलिखित रूपों में भी पाया जाता है। पौधों में, जानवरों में कार्बन संकरों के रूप में, मार्श गैस में पेट्रोलियम, पैराफिन, हाइड्रोकार्बन के रूप में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, खनिजों में कार्बोनेट के रूप में। इस प्रकार से सब जगह पाया जाता है। इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। वो आपको बताया, सीधी शाखा युक्त बंध सभी तरह की श्रृंखला जो है बनाते हैं। इसके अपरूप 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिस्टलीय होते हैं, दूसरे अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय में हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन और अक्रिस्टलीय में कोल काजल कोक गैस कार्बन चारकोल होता है। चारकोल के 3 प्रकार, कास्ट कोयला होता है, एनिमल कोयला होता है, जंतु वाला कोयला, और शर्करा से जो चारकोल होता है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने भी 14वें तत्व के समूह के तत्वों के बारे में पढ़ा, जिनमें भी सबसे पहले ये बेडलॉक तत्व कहलाते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं। बेडलॉक तत्व समूह 13 के आते हैं। कार्बन से लेके लेड तक इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर 6 कक्ष तक गिन जाती है। ये इनकी संरचना है। सभी में 4 अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और प्राप्ति स्थान में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। टिन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इनमें धातु प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कार्बन जो है सिलिकॉन अधातु होते हैं, जर्मेनियम धातु होता है और टिन और लेड जो है वो धातु होती है। इस समूह में कार्बन से लेड तक जाने पर धातु गुणों में वृद्धि होती है। इसके परमाणु आयतन, परमाणु गुणांक में वृद्धि के साथ साथ इनका परमाणु आयतन बढ़ता है। गलनांक गलनांक, क्योंकि कार्बन का गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए धीरे धीरे परमाणु गुणांक बढ़ने के साथ में वृद्धि होती है। आयनन विभव में कमी आती है। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, इस समूह के तत्वों में कार्बन और सिलिकॉन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति की क्षमता होती है, जिसमें कि कार्बन में गुण सबसे अधिक पाया जाता है। रासायनिक गुण इस समूह के तत्व जो होते हैं इनके जटिल यौगिक बनाने की कुछ तत्वों में जटिल यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। जटिल यौगिक बनाने के लिए जो गुण आवश्यक है उनमें है परमाणु या आयन का छोटा आकार, उच्च आवेश, परमाणु में उपयुक्त ऊर्जा वाले रिक्त कक्ष का उपलब्ध होना। इसीलिए कार्बन को छोड़कर के जितने भी बाकी के जो तत्व इस समूह में उपस्थित हैं उनमें ये जटिल बनाने का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल जो है वो उपलब्ध होता है। उपयुक्त ऊर्जा वाला कक्ष उपस्थित होता है। इसकी वजह से जो जर्मेनियम से लेकर लेड तक जितने भी तत्व हैं वो जटिल यौगिक बनाते हैं और उनमें जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके डाइऑक्साइड, हेलोजन से क्रिया करके टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं। इस प्रकार से आज हमने 14 समूह के तत्वों के बारे में पढ़ा, जो कि आवत कार्बन समूह के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगली कक्षा में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा में